पर ये इसका इक्विपमेंट है, इसके आधार पर हम एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट मैम। अपर आर्म सर्कमफ्रेंस definition, it is the circumference of freely hanging upper arm measured midway between the point acromion and radial is known as the upper arm circumference. Non-stretchable and half centimeter wide steel tape and skin marking pencil, इसके आधार पर हम मेजरमेंट उसका लेते हैं। नेक्स्ट मैम। फिर है circumference. Measure the largest part of the calf. Search for the largest part of the calf by measuring above and below the middle of the calf. Equipment non-stretchable and half centimeter wide steel tape and skin marking pencil. Next, ma'am. फिर स्किन फोल्ड, इसमें मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। स्किन फोल्ड कैलिपर ये इक्विपमेंट यूज होता है। सो ज़्यादा एरिया है फैट का, फिर वो उससे ये करके हम उसका स्किन फोल्ड मेजरमेंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैम। इस प्रकार इन पूरे बॉडी हाइट, बॉडी वेट, विड्थ, सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड मेजरमेंट इनके आधार पर वो एक उसके फॉर्मूले है, उसमें हम वैल्यू पुट डाउन करके फिर उसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, उस आधार पे हम उसको वो कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो एंडोमॉर्फ में है, मेसोमॉर्फ में है कि एक्टोमॉर्फ में है। तो इस आधार पर हम उनको फिर गेम में क्लासिफाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थँक्यू मॅडम. छान एक्सप्लेन केलं तुम्ही. ॲक्च्युली अजून थँक यू मोठा मॅम। टॉपिक झाला असता, पण हो, सेमिनारच्या हिशोबाने तुम्ही त्याला शॉर्ट केलं. आय कॅन अंडरस्टँड. हो मॅडम, भरपूर आहे येस. याच्यामध्ये अगदी त्याचे डिटेल्स, त्यांचे ओके. रेटिंग आहे, रँकिंग आहे येस, त्याच्यानुसार। येस, येस. ओके थँक मॅम. यू सो ठीक मच आहे. मॅम। थँक थँक्यू, यू। थँक्यू. थँक यू। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर राहुल रोडे सर. राहुल सर, आर यू देयर? Yes. सर पीपीटी दिसत आहे. Oh, हां, येस. सुरू कराल सर. thank you. My name is Dr. Rahul Madhukar Arode, Assistant Professor, Yashwantrao Gurde Patil Memorial College, Nagpur. My PPT subject is Yoga in Life. Next. योगा इन लाइफ ये सब्जेक्ट लेने के पीछे ऐसा कारण था कि अभी हमारा जो कोर्स है ये वो योगा के ऊपर ही चल रहा है, तो क्यों ना मैं सोचा कि ये टॉपिक भी उसी से थोड़ा रिलेटेड रहे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने जितना हमारा एक्सपीरियंस अभी 3 तारीख से हुआ है उसके हिसाब से ये पीपीटी बनाया है। इंट्रोडक्शन ऐसा रहा है मेरा, योगासन जो है ये 2 शब्दों को मिलाकर बना है। पहला योग और दूसरा आसन। ये सभी को पता ही है। योग यानी अपनी अंतरात्मा के साथ एकाकार होने के अनुभव को हम योग कहते हैं, और आसन यानी शरीर की वह स्थिति है जिसमें आप एक ही स्थिति में ज़्यादा देर तक शांत, स्थिर और सुख से बैठ सके या रह सके। संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में कई स्थानों पर हमें यौगिक क्रियाओं के विषय में उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान हो, हिमालय हो, उनकी गुफाएं, तमिलनाडु तथा असम, बर्मा मीन्स ब्रह्म देश पहले का, कि जंगलों की कंदराओं में आज भी योगाभ्यास के निशान मिलते हैं। अफगानिस्तान तो वैसे भी है, बहुत सालों पहले हमारा इंडिया भारत का ही एक हिस्सा था। यहाँ तक्षशिला थी, चाणक्य जैसे महान आचार्य वहाँ पे हो चुके हैं। नेक्स्ट। यह बात भी सर्वविदित है कि योगासन करने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है तथा बीमारियां दूर होती है। प्रतिरोधक शक्ति का विषय है तो ये 3 सालों में जो वातावरण चल रहा है पूरे विश्व में, उसको देखते हुए प्रतिरोधक यानी इम्यूनिटी, ये वर्ड सभी के मुंह में या सभी के जहन में पक्का बैठा हुआ है। उसके लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से सब उपाय करते हैं। शरीर लचीला बनता है तथा हमारे शरीर के सभी सिस्टम सामान्य रूप से कार्य करते हैं। योगासन की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमें लाइलाज बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए आज डॉक्टर और वैज्ञानिक योग के अभ्यास की सलाह देते हैं।
देते हैं। नेक्स्ट। जैसे माना जाता है कि योग का जो जन्म है भारत में ही हुआ है, मगर दुखद बात यह है कि आधुनिक युग में अपनी दौड़ती भागती ज़िंदगी से लोगों ने योग को अपनी दिनचर्या से हटा लिया है। ये सभी को मालूम है। आज भी हम हमारे एरिया में या आपके सराउंडिंग में देखते हैं तो बहुत कम लोग जो है आपको बाहर घूमते हुए नज़र आएँगे, दौड़ते हुए नज़र आएँगे। लिमिटेड है, यानी 2-3% ऐसा भी बोल सकते हैं, जिसका विपरीत असर लोगों के स्वास्थ्य पर हुआ है। अगर आज भी भारत में ही नहीं, विश्व भर में योग का बोलबाला है और निसंदेह इसका श्रेय भारत के योग गुरु को जाता है, जिन्होंने योग को फिर से पुनर्जीवित किया है। जैसे आपको पता है नाम श्री बी.के. अय्यंगार है, स्वामी रामदेव बाबा है, श्री श्री रविशंकर महाराज है। ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने योग को फिर से कई ऊंचाइयों पर पहुंचा है अपने-अपने तरीके से। नेक्स्ट। अभी योगा का विषय आया तो उसमें इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योग डे जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय तो आना ही चाहिए। इसके सिवा जो है योगा का विषय भी पूरा नहीं हो सकता आई थिंक। जैसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार समय और पूर्ति प्रदान करने वाला है। स्वास्थ्य और भलाई के लिए यह समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा गया शब्द है। उसके बाद वहाँ पे वो प्रस्ताव पारित हो गया और 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो अभी हर साल मनाया जाता है, उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण व्यायाम उन्होंने शामिल किए हैं, जैसे कि अभी हम कोई भी योग की हम 3 तारीख से देख रहे हैं कि सभी जो रिसोर्स पर्सन सारे हमें प्रार्थना बोलने कहते हैं, ओम कहने बोलते हैं, थोड़ा शांति पाठ या फिर गायत्री मंत्र कहने को कहते हैं। एक एक प्रथा है ये, संस्कृति है। कोई भी अच्छे काम और अच्छे जो साधना की शुरुआत करते हैं तो उसका वो प्रार्थना श्लोक के साथ करना चाहिए। मीन्स उसका जो शुरुआत भी अच्छी होती है, मध्य भी अच्छा है, अंत भी अच्छा रहता है। और उससे हमारे दिमाग को थोड़ा-सा यानी कैसे बोल सकते हैं कि एक रिलैक्सेशन महसूस होता है। इसमें मैंने कुछ ऐसे कुछ चित्र ऐड किए हैं, जैसे प्रार्थना है, शिथिलीकरण के अभ्यास है, जैसे जनरल वार्म गर्दन, कंधे, कोहनी, कलाई, कमर, घुटने, ये रेगुलर वाले हैं। फिर स्टैंडिंग वाले हैं, खड़े होकर जो व्यायाम है, ताड़ासन, वृक्षासन है, वक्रासन है। उसके बाद जो है पेट के बल वाले व्यायाम हैं, जो हम अभी कुछ दिनों से खुद कर रहे हैं और उसका फ़ायदा बहुत हो रहा है। पीठ के बल लेटकर होने वाले व्यायाम हैं, प्राणायाम के प्रकार हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं, ये हम कुछ दिनों से हम खुद कर रहे हैं। नेक्स्ट। योगा करना यानी सीधा जाके कुछ भी आड़े-टेढ़े हाथ-पैर हिलाना यानी योगा नहीं होता। उसका भी एक सिस्टम है। उसके प्रिकॉशंस है यानी सावधानी बरतना भी ज़रूरी है। योगासन करने के पूर्व क्या-क्या सावधानियाँ या उपाय रखने चाहिए? आसनों को सीखना प्रारंभ करने से पूर्व विशेष कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जिससे आसन प्रभावकारी और लाभदायक तभी हो सकते हैं जबकि उसको उचित रीति से किया जाए। जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं योगा के पहले बहुत लोग स्नान करते हैं, सभी ने किया तो अच्छा भी रहता है। प्रार्थना है, शिथिलीकरण व्यायाम है, खाली पेट चाहिए। भूमि में यानी ज़मीन के ऊपर बैठ के योगा मैट का उपयोग करना है। वातावरण और अच्छा रहे वो वातावरण आजू-बाजू सराउंडिंग का जो है, जो ये है रहे कि जैसे हवा चलती-फिरती रहे। स्थान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वेशभूषा हम किस वेशभूषा में हम बोलेंगे टाइट जीन्स और टाइट टी-शर्ट पहन के एक्सरसाइज़ करेंगे या सिविल ड्रेस में तो वैसा नहीं होगा। उसके लिए हमें थोड़े से जो है कंफर्टेबल कपड़े पहन के ही योगा करना है। शांति प्रिय वातावरण हो,
योगा विधि का उपयोग हो, 2 आसनों के बीच का विश्रांति का समय निश्चित किया जाए, जटिल बीमारी के वक़्त योगा नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो है योगा के, उनका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर की सलाह अनुसार ये योगासन का अभ्यास हमने करना चाहिए। नेक्स्ट, उसके जो लाभ है योगासन के बहुत सारे हैं। कुछ लिमिटेड मैंने दिया है, जैसे योगासन का सबसे बड़ा गुण यह है कि ये सहज और सर्वसुलभ है। योगासन ऐसी व्यायाम पद्धति है जिसमें न तो कुछ विशेष व्यय होता है और न इतने साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, बूढ़ा, जवान, सबल, निर्बल, स्त्री, पुरुष इसमें सभी आते हैं। आसनों में हमें जहाँ मांसपेशियों को तानने, सिकोड़ने, हटने वाली क्रियाओं करनी पड़ती है, वही दूसरी ओर साथ-साथ तनाव, खिंचाव दूर करने वाली क्रियाएँ भी होती रहती है, जिससे शरीर की थकान मिट जाती है। जैसे आज हमने स्टैंडिंग पोजीशन में एक चेयर योगा किया है। चेयर के सिवा हम नीचे बैठे ही नहीं, ओनली चेयर, और वो सिखाने जो पर्सन्स आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आराम से समझाते हुए हमको सिखाया है। और वो करते-करते भी हमको थकावट महसूस हुई, फिर भी कुर्सी पे बैठ के किया हमने। देखिए, योगासनों से भीतरी ग्रंथियाँ अपना काम अच्छी तरह कर सकती है और युवावस्था बनाए रखने में सहायक होती है। योगासनों द्वारा पेट की भली-भांति सुचारू रूप से सफाई होती है और पाचन अंग पुष्ट होते हैं, पाचन संस्था में गड़बड़ियाँ उत्पन्न नहीं होती, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट, ये बेनिफिट्स का जो है, नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैंने मेरे खुद जो है बेनिफिट्स लास्ट टाइम बताए थे। हमारा जो सेशन चालू था कि मुझे बोलने का मौका मिला था तब, कि मैंने जब से अपना ये कोर्स में योगासन प्रॉपरली चालू कर रखा है, यानी क्रिया, कपालभाति, और तो मेरी एसिडिटी या समथिंग जो शरीर के अंदर की जलन वगैरह ऐसे प्रकार थे, खुद एकदम गायब हो गई, तो मैं ही सरप्राइज रह गया। योगासन जैसे मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पेशियों को शक्ति प्रदान करता है, मोटापा घटता है, स्त्रियों की शरीर रचना के विशेष अनुकूल है। धारणा शक्ति को कई स्फूर्ति एवं ताजगी मिलती है। आसन रोग विकारों को नष्ट करते हैं, रोगों को रक्षा करते हैं। शरीर को निरोग, स्वस्थ एवं बलिष्ठ बनाए रखते हैं। योगासन श्वास क्रिया का नियमन करते हैं, यानी वो जो हमारे श्वास प्रश्वास है उसको रेगुलराइज करते हैं। हृदय और फेफड़ों को बल देते, रक्त को शुद्ध करते हैं और मन में स्थिरता पैदा कर संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं। योगासन जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि इसमें शरीर के समस्त भागों पर प्रभाव पड़ता है और यह अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं। आसनों से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, जैसे त्राटक व्यायाम हमको सिखाया गया है। आसनों का निरंतर अभ्यास करने वालों को चश्मे की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत सारे अभी ऐसे भी है, बहुत 80-80 साल के जो हमने बुजुर्ग देखे हैं, वो जवानों से कम नहीं चश्मा नहीं पहनते, और मैं जब मेरी तरफ देखता हूँ, ये इतना बड़ा जाड़ा चश्मा मैंने पहना हुआ है, तो कभी-कभी ऐसे लगता है जा अभी जो भी है, अब योगा जो है उसके बदौलत हम कम से कम जो है अभी हमारी स्थिति उसको मेंटेन तो कर सकते हैं, या फिर उसको और उसमें सुधार ला सकते हैं। ये सभी बातें जो अभी मैंने कही है, उसका लाभ अवश्य सभी को होगा, और ये जो कोर्स हमारा शुरू है भी योगासन के बारे में ही है, तो इसका कोर्स खत्म होने के बाद भी लाभ लेना लेना चाहिए सभी ने, ऐसा मुझे लगता है। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए मुझे मौका दिया गया, उसके लिए मैं रिस्पेक्टेड प्रीति मैम, रिस्पेक्टेड डॉक्टर देठे सर, इनका मैं बहुत आभार मानता हूँ। थैंक यू। Thank you, Dr. Rahul sir. Nicely explained in a simplified way, and it was just a revision of our whole 12 days refresher course. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू मैम। Next, Dr. Dinesh Kumar Kimta sir. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Have you sent the PPT? Yes, PPT ma'am. सेंड किया है ना आपने? किया ना मैडम, किया ना। ओके, कल किया मैडम, पिछले कल। कल ठीक है, 1 मिनट। हाँ,
ठीक है। पार्टिसिपेंट प्लीज, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। इसके साथ ही है मैडम। हाँ हाँ। यस सर, दिख रहा है पीपीटी? अभी नहीं दिख रहा मैडम, अब दिख रहा है मैडम, शुरू। हाँ यस, प्लीज स्टार्ट। यूजीसी एचआरडीसी नागपुर द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन रिफ्रेशर योगा कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रीति धार्मिक मैडम, उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश किमटा है। मैं डॉक्टर हरिबाबू आदमने आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज सावनेर में डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा आज का विषय है योग के प्रमुख आसन और उनके लाभ। योगासन का अर्थ। योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह एक गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिसमें हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग, यह शब्द 19वीं शताब्दी में संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है संग और आसन या मुद्रा। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर, मन, आत्मा, ब्रह्मांड और एक जुट करता है। यह हर व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। यह एक व्यक्ति के व्यवहार, विचार, रवैये में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंत शांति, संवेदनशीलता, अंतर ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। नेक्स्ट, योगासन का महत्व। योगा का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना। जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही स्थापित करना योग है। योग से चित्त वृत्ति निरोध, जैसे पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित है। स्थिरमय सुखमय आसनम का अर्थ है कि योग प्रयास और विश्राम का संतुलन है। हम आसन में आने के लिए प्रयास करते हैं और फिर हम वही विश्राम करते हैं। योगासन हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन लाता है। यह हमारे प्रयास करने के लिए सिखाता है और फिर समर्पण, परिणाम से मुक्त होने का ज्ञान देता है। योगासन हमारे शारीरिक लचीलेपन को बढ़ाता है, हमारे विचारों को विकसित करता है। नेक्स्ट, पारंपरिक बैठे योगासनों के कुछ उदाहरण है। पद्मासन, जांघों के ऊपर पैरों को टिकाकर क्रॉस लेग किया जाता है। सिंहासन, शरीर के करीब पैरों के क्रॉस लेग किया जाता है और एक पैर को दूसरे के ऊपर टिका होता है। वज्रासन, पैरों के तलवे और पैरों को जमीन पर टिकाकर और नितंबों को एड़ी पर टिकाकर बैठते हैं। नेक्स्ट, योगासन के प्रमुख लाभ। चिंता से मुक्त, आपसी संबंधों में सुधार, अपार शांति, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार, वजन में कमी, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, मिर्गी रोग से छुटकारा, पेट से संबंधित रोगों से छुटकारा, ऊर्जा में वृद्धि। योगासन करते समय प्रमुख सावधानियां। योगासन खुली एवं ताजी हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो भी खाली जगह या आसमान के नीचे आसान से किया जा सकता है। योग सीधे जमीन पर या फर्श पर बैठकर ना करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। योगासन करने से चेहरे पर होने वाले
कील मुहासे से छुटकारा पाया जा सकता है। किसी भी योगासन को झटके से ना करे, योग उतना ही करे जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करोगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के लिए 1 घंटे बाद योग करने के 1 घंटे बाद स्नान करना चाहिए। योगासन करने से हमारी किडनियां भी स्वस्थ रहती है। गर्भावस्था के दौरान मुश्किल आसन और कपालभाति नहीं करना चाहिए। योगासन के प्रमुख लाभ। अर्धचंद्र आसन को हाफ स्पाइन पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धचंद्र आसन 3 शब्दों से मेल बना हुआ है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध का मतलब है आधा, मत्स्य का मत्स्य यानी मछली, इंद्र का मतलब है भगवान। अर्ध मत्स्य आसन का अर्थ शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्ध मत्स्य आसन आपके मेरुदंड के लिए अत्यंत लाभकारक है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जन के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, अर्ध मत्स्यासन के लाभ। मेरुदंड को मजबूती मिलती है, छाती को फुलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन ठीक मात्रा में मिलती है। अर्धचंद्र आसन रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ाता है, इससे उसके कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत दिलाता है, छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। फूले के जोड़ों को कम करता है और उसमें कठोरता और राहत दिलाता है। बाहों, कंधों और ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्धचंद्र आसन की सावधानियां। गर्भ आसन और मासिक धर्म के दौरान नहीं करना चाहिए। जिनके जिनके दिल, पेट और ऑपरेशन ऐसे इस प्रकार के आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पौष्टिक, अल्सर और हर्निया वाले लोगों को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर किया तो उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वध पद्मासन। वध पद्मासन को अंग्रेजी में लोटस पोज और क्लोज लोटस पोज भी कहा जाता है। वध पद्मासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, वध और पद्म, जिसमें वध का अर्थ होता है बाधा, हुआ और पद का अर्थ होता है कमल का फूल। वध पद्मासन के लाभ। वध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को लचीलापन बढ़ाता है। कंधे, कलाई, पीठ, कोहनी, घुटने, टखनों में खिंचाव लाता है और मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। यह पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। वध पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में फायदेमंद होता है। वध पद्मासन करने की सावधानियां। जिनके घुटनों में दर्द हो उन्हें भी वध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आप हर्निटिंग में चोट हो और वध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर ना लगाए। नेक्स्ट, भद्रासन। भद्रासन का मतलब होता है अनुकूल या सुंदर। यह आसन लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहने के लिए अनुकूल है और इससे शरीर निरोग और सुंदर रहने के कारण इसे भद्रासन कहा जाता है। भद्रासन योग को अंग्रेजी में ग्रेसियस पोज भी कहा जाता है। भद्रासन कई प्रकार से किया जाता है, पर हम यहाँ भद्रासन का सबसे सरल और उपयोगी प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। भद्रासन का तरीका। वज्रासन में बैठ जाए और घुटनों को जितना संभव हो दूर दूर तक कर ले। पैरों की उंगलियों का संपर्क जमीन से बनाए रखे। अब पंजों को एक दूसरे से इतना अलग कर ले कि नितंब और मूलाधार उनके बीच की जमीन पर टिक सके। घुटनों को अधिक दूर करने का प्रयास करें, लेकिन दूर करते समय अधिक जोर ना लगाए। हाथों को घुटनों पर रखे और हथेलियां नीचे की ओर रहे। भद्रासन में बरतने वाली सावधानियां।
गर्भवती महिला इस आसन को किसी ट्रेनर की मदद से करे और घुटने दर्द होने पर इस आसन को ना करे। अगर इस आसन को करते समय कमर दर्द होती है तो इस आसन को ना करे। पेट की समस्या में भी इस आसन को ना करे। भद्रासन के लाभ। ध्यान में बैठने के लिए एक उपयोगी आसन है। एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। मन में चंचलता कम होती है। नेक्स्ट मैडम। भुजंगासन। अंग्रेजी के अंग्रेजी में इसे कोबरा पोज कहा जाता है। भुजंग फन उठाते हुए सांप की भांति प्रतीत होता है, इसलिए इस आसन का नाम भुजंगासन है। भुजंगासन सूर्य नमस्कार, पद्मासन, पद्म साधना का एक महत्वपूर्ण आसन है जो हमारे शरीर के लिए अति लाभकारी है। यह छाती और कमर की मांसपेशियों को लचीला बनाता है और कमर में आए किसी भी तनाव को दूर करता है। मेरुदंड से संबंधित रोगियों को अवश्य ही भुजंगासन बहुत लाभकारी साबित होता है। इसमें यह गर्भाशय में खून के दौर को नियंत्रित करने में सहायता करता है और गुर्दे के से संबंधित रोगों या पेट से संबंधित कोई भी परेशानी हो आसन समस्याओं को दूर करता है। भुजंगासन करने की विधि। जमीन पर पेट के बल लेट जाए और पदंगुली मस्तिष्क जमीन से सीधा रखे। पैर एकदम सीधे रखे, पांव और एड़ियों को भी एक साथ रखे। दोनों हाथ दोनों कंधों के बराबर नीचे रखे तथा दोनों कोहनियों को शरीर के समीप पर समांतर रखे। दीर्घ श्वास लेते हुए धीरे धीरे मस्तिष्क, फिर छाती, बाद में पेट को उठाए। नाभि को जमीन पे ही रखे। भुजंगासन में सावधानियां। सबसे महत्वपूर्ण बात, भुजंगासन या फिर योग का कोई और अन्य आसन भी हो तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। यदि इस आसन को करते वक्त आपको पेट दर्द या शरीर में किसी तरह का या अंग में अधिक दर्द हो तो इस आसन को ना करें। जिस व्यक्ति को पेट के घाव, आंत की बीमारी, वो इस आसन को करने से पहले चिकित्सक की सलाह ले। भुजंगासन के लाभ। कंधे और गर्दन को तनाव से मुक्त करता है। पेट के स्नायु को मजबूत करता है। संपूर्ण पीठ और कंधों को पुष्ट करता है। रीढ़ की हड्डी और ऊपर वाला और मंझला हिस्सा ज्यादा लचीला बनता है। थकान और तनाव से मुक्ति पाना। अस्थमा तथा अन्य श्वसन प्रवाह संबंधी रोगों के अति लाभदायक। दौर जारी हो तो इस आसन का प्रयोग ना करें। सर थोड़ा शॉर्ट में चक्रासन। करिए, आपका चक्रासन टाइम का अप हो अर्थ गया होता है। है। हेलो किमटा सर। हाँ मैडम, थोड़ा ज्यादा है इसकी स्लाइड मैडम, हाँ ज्यादा थे, 15 स्लाइड थे मैडम, तो कम की 9 की मैंने भी। ये लास्ट ले लेता हूँ मैडम। चक्रासन। हाँ ठीक है ना सर। चक्रासन का अर्थ। इस आसन को करने से पर शरीर की आकृति चक्र कैसी है। आसन को चक्रासन कहा जाता है। धनुरासन के विपरीत होने की वजह से इसे उधर धनुरासन भी कहते हैं। योग शास्त्र में इस आसन को मणिपूरक चक्र भी कहा जाता है। चक्रासन चटाई या आसन बिछा ले। जब जमीन पर पीठ के बल श्वास की स्थिति में लेट जाए, फिर दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का अंतर बनाए तथा पैरों के तलवों और एड़ियों को जमीन से लगाए। अब दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर हाथों को जमीन पर कान के पास इस प्रकार लगाए कि उंगलियां कंधों की ओर से तथा हथेलियां समतल जमीन पर टिक जाए। अब शरीर को हल्का ढीला छोड़े और गहरी सांस ले। पैरों और हाथों को सीधा करते हुए कमर, पीठ तथा छाती को ऊपर की ओर उठाए। सिर को कमर और की ओर ले जाने का प्रयास करें तथा शरीर को ऊपर करते समय सांस रोककर रखें। चक्रासन के लाभ। यह आसन करने से रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। मेरुदंड तथा शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण होकर योग चक्र
जागृत होते पीठ पसलियां और लचीलापन आता है। साथ ही रीढ़ की हड्डी और फेफड़ों में लचीलापन आता है। मांसपेशियां मजबूत होती है, जिसके कारण हाथ पैर और कंधे चुस्त और दुरुस्त होते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सम अप किया आपने। नेक्स्ट आहे डॉक्टर सचिन वैद्य सर। आवाज येते? हो सर, एक मिनिट हो। यस सर, दिसते पीपीटी? I am Dr. Sachin Vaidya, working as a librarian at Dr. Haribhavan Arts and Commerce College. Today I am giving the presentation Shok or Swasth for a refresher course. Next slide, ma'am. स्वास्थ्य का मतलब है योग। यह समझने के लिए हमें स्वास्थ्य यह शब्द का अर्थ समझना होगा। स्व यानी हम स्वयं खुद, स यानी हमें स्थिर होना, यानी हम स्थिर होना। क्या हम स्थिर है, ये प्रश्न पूछा है। और हु की जो डेफिनेशन दी गई है WHO, वो इस प्रकार से है। स्वास्थ्य केवल रोगों का अभाव नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सुस्थिति यानी स्वास्थ्य। नेक्स्ट पेज। अब सवाल यह है कि क्या हम स्वस्थ है? हमारा स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं है? इसका कारण है हमारी आधुनिक जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी। इसका परिणाम कई मनोकायिक रोग, डिप्रेशन, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, इन रोगों का सामना कर पड़ सकता है। शारीरिक दुर्बलता, शरीर का लचीलापन कम होना, थकान महसूस होती है, इत्यादि। नेक्स्ट पेज। योग अनुसार स्वास्थ्य के दो मुख्य घटक है, एक शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य में 3 प्रकार आते हैं, आहार, विहार और विश्रांति। नेक्स्ट स्लाइड में। शारीरिक स्वास्थ्य। आहार। हमारे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए आहार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अधिक मात्रा अयोग्य आहार से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसलिए हमें सात्विक, सीमित, संतुलित आहार लेना चाहिए। इसमें दूसरा है विहार। विहार का मतलब है शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य से दी गई शारीरिक क्रियाएं, जैसे हलन चलन। लेकिन इन हलन चलन में अगर आनंद प्राप्ति का भी उद्देश्य हो तो इसे विहार कहते हैं। तीसरा है विश्रांति। विश्रांति मतलब विश्रांति में निद्रा का समावेश होता है। निद्रा से हमारा शरीर और मन को विश्रांति मिलती है। हम अपने जीवन में जिस प्रमाण का कष्ट श्रम करते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं, उसी प्रमाण में हमें विश्रांति लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। मानसिक के 3 प्रकार है, विकार, विचार, विवेक। विकार यानी शारीरिक और मानसिक स्तरों का रोग। यह विकारों का अर्थ है मनोकायिक व्याधि या मनोविकार। इसके कारण है क्रोध, द्वेष, मत्सर, बुरे विचार, अति काम वासना। इनके अतिरिक्त से हमारा मानसिक स्वास्थ्य पूरा बिगड़ता है और हम मनोकायिक व्याधि से ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। विचार। अति विचार, अयोग्य विचार, बुरे विचार, गलत विचार, इनसे भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हम अपने विकार से दूर होकर विवेक की ओर जा सकते हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा प्रकार है विवेक। संयम, संतुलन, बंधन, नियंत्रण यानी विवेक। लेकिन विवेक शून्य वर्तन हमारा मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ाता है। इसलिए हमें समाज में रहते हुए और दैनिक जीवन में विवेक बुद्धि अपनानी चाहिए, मतलब योग्य कार्य करना चाहिए। त्राटक। इस त्राटक जो क्रिया है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। इस क्रिया से हमारे मन की चंचलता कम होकर हमारा कॉन्सेंट्रेशन में सब एकाग्रता बढ़ती है, मन के विचार कम होते हैं, मन में विचार बुद्धि का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब विकास होता है, स्मरण शक्ति, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। शीतलीकरण को जैसे शवासन भी कहा है, इससे हमारे शरीर और मन का स्वास्थ्य बना रहता है। हम कई मनोकायिक रोगों से मुक्ति पा सकते हैं।
यही एक कम अंतर का रास्ता है जो हमें तनाव मुक्ति जीवन की ओर से ले जाता है, मतलब डिप्रेशन की ओर लेके जाता है। मुद्रा और बंद, इन क्रियाओं से हमारी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं जिसको, का गहरा संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य से होता है। इसके निरंतर अभ्यास से हम हमारे शरीर में जो सुप्त शक्तियां, मतलब जो सात धातु होते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं और साथ साथ आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। आयुर्वेद में भी उत्तम स्वास्थ्य के विषय में यही कहा गया है, समदोषा समाग्निच्च साग्निकच्छ समदातु मलक्रिया प्रसन्नत्वेन्द्रिया अमन स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे आत्मा, इंद्रिय और मन की प्रसन्नता ही उत्तम स्वास्थ्य है। अब इसका सारांश क्या हो सकता है इसका? हमें सुखमय जीवन जीने के लिए उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता तो होती है। यह स्वास्थ्य हम योग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। योग में आहार को बहुत महत्व दिया गया है। इस विषय में बहुत कहा गया है कि सात्विक, सीमित और संतुलित आहार लेने से हम न कि शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, बल्कि इसका गहरा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य और हमारी भावनाओं पर भी होता है। इसलिए कहा गया यथा अन्न तथा मन। सारांश में आसन, प्राणायाम, अन्य क्रिया है अननिक्लेट करते समय जब हम इन क्रियाओं के साथ जुड़ जाते हैं तब हमें आनंद प्राप्त होता है। इसे हम विकार कहते हैं। शवासन की उत्तम प्रकार शीतलीकरण होकर भी विश्रांति प्राप्त होती है। योग साधना और सत्संग द्वारा विकारों का प्रमाण कम होकर हमारे विचार उचित और सकारात्मक होने लगते हैं। जैसे विचार वैसा ही आचार, यानी इस तरह हमारे आचार और स्वभाव में भी परिवर्तन होता है और हम विवेकशील बनते हैं। आखिरी पड़ाव है सारांश में, इस तरह नियमित निरंतर उचित योग साधना करने से हमें शारीरिक और मानसिक प्राप्ति होती है और हमारा स्वास्थ्य संवर्धन होता है। हमें जीवन में सफलता और संतुष्टि प्राप्त होती है। योग द्वारा प्राप्त किया गया हुआ स्वास्थ्य मानव की संपत्ति, और इस संपत्ति का नाम है संतोष। धन्यवाद मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक द लास्ट पार्टिसिपेंट डॉक्टर ईश्वर वाक सर। हो मैडम। येस सर, दिसतंय प्रेझेंटेशन? हो हां, मॅडम। येस सर, सुरू करा. Good morning, Dharmik madam, and all my friends. Myself, Dr. Ishwar Janardhan Wagh, Department of Economics, श्रीमती राजकमल तिडके बाबूराव तिडके महाविद्यालय मौदा. माझ्या सेमिनारचं टॉपिक आहे थॉट पोल्युशन अँड हेल्थ, म्हणजे विचार प्रदूषण आणि आरोग्य. कारण गेल्या 14 दिवसापासून जे आपण योगा रिफ्रेशरचा कोर्स करत आहोत, त्यामध्ये कुठे ना कुठे शरीर आणि मन हे स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तर यासोबतच आपले विचार सुद्धा स्वच्छ असायला पाहिजे. आणि सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ज्या अनेक संकट, अनेक समस्या जे उभा राहिले आहे, तर त्यामागे विचार प्रदूषण हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. जीवननीती असं सांगते की या जगामध्ये जेवढ्या समस्या आहे, अडचणी आहे, प्रॉब्लेम्स आहे किंवा निरनिराळे पोल्युशन आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग आहे, या सर्वामागं जर आपण एक पाहिलं तर त्याच्यामागे थॉट पोल्युशन म्हणजे विचार प्रदूषण हा सर्वात एक महत्त्वाचा विषय आहे. याच्यामध्ये एका ज्या पीपीटी मध्ये मी दिलेलं आहे पोल्युटेड थिंकिंग मध्ये 5 प्रकारचं, की याच्यामध्ये तुम्हाला जर पाहिलं अननॅचरल थिंकिंग म्हणजे अनैसर्गिक विचार, जसं असैनिक विचार झाला, भ्रष्ट विचारसरणी, हानिकारक विचार, स्वार्थी विचार, विषारी विचार, हे वेगवेगळे वाईट विचार असण्याचे प्रकार आहेत. असं म्हटले जाते की विचार हा ईश्वर आहे.
एवढंच नाही तर विचार हाच ईश्वर आहे अशा पद्धतीचे एक स्टेटमेंट दिल्या जातं. त्यामुळे निसर्गाच्या दृष्टिकोनातून जर आपले विचार बनवायचे असेल, तर आपल्याला निसर्गाच्या पद्धतीनेच काय करावं लागेल? चालावं लागेल. पण मनुष्य स्वभाव असा आहे, की तो निसर्गाच्या विपरीत दिशेने चालतो आहे. आणि त्याच्यामुळे हे जे विचार आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे चुकीचे, तर या विचारामुळे मनुष्य हा ग्रस्त होत आहे आणि त्याचा संपूर्ण इफेक्ट हा कुठेतरी समाजावर पडत आहे. त्यामध्ये मग व्यक्तीची स्वार्थी भावना सुद्धा त्याच्यामध्ये आली आहे. कारण स्वार्थाच्या मोहातूनही विचाराचं प्रदूषण झाल्याचं आपल्याला समाजामध्ये दिसत आहे. नेक्स्ट मॅडम. नेक्स्ट. हां. तर हे विचार प्रदूषण जे आहे, जे मनुष्याच्या मनामध्ये होते, माणसाच्या मनामध्ये होते, ते काय नष्ट करू शकते? इट डिस्ट्रॉय. काय नष्ट करू शकते? तर त्याच्यामध्ये आपल्याला म्हटलं, की जे ह्युमन व्हॅल्यूज आहे, ते ह्युमन व्हॅल्यू ही सर्वात अगोदर नष्ट करते. कारण का नैतिक मूल्याचं जे पतन झालेलं आहे, आता तुम्हाला दिसते नैतिकता कुठेतरी आपल्याला बाजूला सारला आहे. कोणते आर्थिक व्यवहार असो, सामाजिक व्यवहार असो किंवा राजकीय व्यवहार असो. तिथे कुठेतरी नैतिकता ही बाजूला ठेवलेली गेली आहे आणि असं नैतिक मूल्याचं जे पतन झालेलं आहे, त्या पतनाला सुद्धा आपल्याला म्हटलं जाते, की विचार प्रदूषण हे सर्वात मोठं कारणीभूत मानलेलं आहे. त्याच्यानंतर सोशल इंटिग्रिटी अँड स्ट्रक्चर आणि सामाजिक अखंडता आणि उंची. आता हे कशामुळे प्रदूषित झाले? तर जातीभेद आहे आपल्या समाजामध्ये, वंशभेद आहे, पोटजाती निघालेले आहे आणि या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असा होत आहे, की सामाजिक एकता असेल, अखंडता असेल किंवा उंची असेल, याला कुठेतरी तडा गेलेला आहे. आणि या तडा गेल्यामुळे समाज कुठेतरी विपरीत दिशेने चाललेला आहे. त्याच पद्धतीने तुम्हाला फॅमिली स्ट्रक्चर अँड स्ट्रेंथ म्हटलं, कुटुंबाची रचना आणि सामर्थ्य. याचा जर विचार केला तर पुरातन काळापासून जर पाहिलं आपण, प्राचीन काळामध्ये जर गेलं, की फॅमिली स्ट्रक्चर आणि सामर्थ्य कसं हे होते बघा डिस्कडी. तर रामायण आणि महाभारताची निर्मिती जर पाहिली असेल तुम्ही, आपण रामायण पाहिलं, महाभारत पाहिलं, 2-2, 3-3 वेळा बघितलं. त्या रामायण महाभारतामध्ये जर पाहिलं तर विचार प्रदूषणच आहे शेवटी. का बरं घडलं रामायण? का बरं महाभारत घडलं? तर कुठेतरी मानवी विचार कुठेतरी प्रदूषित झाल्याचं तिथे दिसते आणि या प्रदूषणाचा परिपाक म्हणूनच रामायण महाभारताकडे एक प्रकारचं बघितलं जातं. तर अशा पद्धतीचे रामायण महाभारत आजच्या समाजामध्ये सुद्धा विचार प्रदूषणामुळे आपल्याला दिसून येते. प्रश्न आहे, की या सर्व याच्यामध्ये आपल्याला वैयक्तिक चारित्र्य जे आहे, त्या वैयक्तिक चारित्र्यावर सुद्धा या विचार प्रदूषणामुळे शिंतोडे उडवल्या जाते. एक तर त्याच्यामध्ये स्वतःचं चारित्र्य खराब होते किंवा आपण आपल्या विचारामुळे दुसऱ्याचं सुद्धा चारित्र्य खराब करू शकतो. तर एवढं समाजातून बऱ्याच गोष्टी काय होते, डिस्ट्रॉय होते, की कशामुळे? तर साध्या विचार प्रदूषणामुळे. नेक्स्ट मॅडम. इफेक्ट्स ऑन द फॅमिली हेल्थ. आता कौटुंबिक आरोग्यावर काय परिणाम होतो म्हटलं, याचे काही पॉइंट्स मागच्या याच्यात आलेले आहे. पण याच्यामध्ये म्हटलं, की सर्वात अगोदर विचार प्रदूषणामुळे मानवी जीवनावर एक निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होतो आहे. कारण कित्येक कुटुंब आपण पाहतो, समाजामध्ये जर एक लक्ष दिलं तर कित्येक कुटुंब आपण निव्वळ विचार प्रदूषणामुळे रस्त्यावर आलेले दिसते आहे. मग ते नवरा-बायकोचं भांडण असो, आई-वडिलाचं असो, सासू-सुनेचं असो, तर कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून विचाराची जी काही प्रदूषणता वाढत चाललेली आहे, त्यामुळे कुठेतरी आपलं व्हॅल्यूज तर कमी झालेली आहे, ह्युमन व्हॅल्यू, पण त्याच्या नातेसंबंध सुद्धा दुरावलेले आहे. आणि नातेसंबंध म्हणजे बहीण-भावापासून तुटलेले आहे, मुलगा आई-वडिलांपासून तुटलेला आहे. तर हे केवळ निव्वळ थॉट पोल्युशनचा आपल्याला इम्पॅक्ट असल्याचं दिसून येते. याचं एक उदाहरण सांगतो. एन-एस-एस ट्रेनिंग आमचं अहमदनगर इथे झालं होतं आणि त्या अहमदनगरमधून आम्ही मनगाव इथे एक भेट दिली होती, एका हॉस्पिटलला. तर तिथे ज्या स्त्रिया रस्त्यावर सोडून दिल्या जातात किंवा जे पोरं रस्त्यावर जन्माला येतात, ज्या मुली रस्त्यावर जन्माला येतात, त्या सर्वांचं पालन-पोषण करण्याची जबाबदारी ह्या मनगावमध्ये 2 डॉक्टरनी घेतलेली आहे. म्हणजे प्रश्न आहे, की एखाद्या स्त्रीला रस्त्यावर मुलांना जन्म द्यावा लागतो. एखाद्या स्त्रीला रस्त्यावर सोडून दिलं जातं. हे कशाचा प्रकार आहे? तर हा शेवटी कुठे ना कुठे आपलं थॉट पोल्युशनचा हा इम्पॅक्ट आहे असं आपल्याला म्हणता येऊ शकतं. नेक्स्ट मॅडम.
आता या थॉट पोल्युशन मध्ये समाजामध्ये काय वाढलेलं आहे, समाजाला काय मिळते, तर हे सर्व मुद्दे आपल्याला समोर असलेले समाजामध्ये दिसते आहे की क्राईम खूप वाढलेला आहे. मग ते क्राईम कशा पद्धतीचं आहे, तर ते आपल्याला दिसते की मग बलात्काराच्या स्वरूपाचं असो किंवा मर्डरच्या स्वरूपाचं असो किंवा चोरी करण्याच्या स्वरूपात असो, म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात अशा पद्धतीचं क्राईम वाढल्याचं दिसते. क्राईम केव्हा वाढते? जेव्हा आपले विचार प्रदूषित होते. जेव्हा विचार करण्याची क्षमता आपली खुंटते, त्यावेळेस अशा पद्धतीचे प्रकार घडून येते आणि त्याच्यातूनच त्याचा परिपाक म्हणून सुसाईड्स घडतात. आता तर लहान पोरामध्ये सुद्धा सहनशीलतेची कमतरता आहे आणि त्याच्यामुळे थोडेसे मार्क्स कमी भेटले, आई-वडिलांनी काही म्हटलं, काही थोडं भांडण झालं, तरी सुसाईडकडे वळल्या जाते. इव्हन लहान मुलांपासून तर मोठ्या व्यक्तीपर्यंत तर या सुसाईड करण्याला सुद्धा आपल्या विचाराचं प्रदूषण हे कारणीभूत आहे असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर म्हटलं आहे, की अँटी सोशल बिहेवियर म्हणजे असामाजिक वर्तन. असामाजिक वर्तन हे समाजामध्ये दिसते, की समाजाने जे नियम बांधून दिले आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त जाणं, सामाजिक बंधनं तोडून त्याच्या पलीकडे आपलं बिहेवियर दाखवणं. माणुसकीला विसरणं. तर अशा पद्धतीचे जे वर्तन समाजामध्ये आपल्याला दिसते, ते एक निगेटिव्ह थिंकिंगला प्रोत्साहन देणार आहे आणि अशा निगेटिव्ह थिंकिंगमुळे किंवा थॉट पोल्युशनमुळे कुठे ना कुठे आपल्याला समाजात अनेक प्रॉब्लेम झाल्याचं दिसून येते. प्राचीन काळापासून तर आधुनिक काळापर्यंत जर पाहिलं, तर याच्यामध्ये आपल्याला इतिहासाची पुनरावृत्ती असं होते, असं म्हटलेलं आहे. कारण थॉट पोल्युशनमध्ये काय-काय घडू शकते, जसं ॲक्सिडेंट म्हटलं, तर आपल्याकडे एक चुकीचे विचार सुरू आहेत. घरचं भांडण आपल्या डोक्यात आहे आणि ते भांडण घेऊन आपण रस्त्याने गाडी चालवत आहोत आणि अशा गाडी चालवण्याच्या आतमध्ये कधी कोणी आपल्याला ठोकलं तर अशामधून ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. तर चुकीच्या विचाराला जर आपण स्थान दिलं आपल्या मेमरीमध्ये, तर त्याच्यामुळे सुद्धा असे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणि व्हायलन्स अँड वॉर्स, आता जस्ट तुम्हाला युक्रेन आणि रशियाचं युद्ध सुरू आहे गेल्या 7-8 महिन्यापासून. 7-8 महिन्यापासून सुरू आहे, तर का बरं सुरू आहे? शेवटी कुठे ना कुठे तिथे थॉट पोल्युशनचं रिसर्च सुरू आहे. युक्रेनविषयी रशियाचं मत खराब झालं असेल किंवा रशियाविषयी युक्रेनचं मत खराब झालं की असेल किंवा दोघांची मतं खराब करण्यात अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची असेल. पण शेवटी कुठे ना कुठे विचारामुळे काय झालं, की 2 देशामध्ये युद्ध छेडलं गेलं, ज्याच्यामध्ये मानवहानी झाली, वित्तहानी झाली, आर्थिक हानी झाली. तर हा कुठे ना कुठे थॉट पोल्युशनचा एक परिपाक आहे असं आपल्याला म्हणता येते. नेक्स्ट मॅडम. नेक्स्ट. हां. त्याचा रिझल्ट काय झाला आता? तर तुम्ही फॅमिलीकडे पहा, विभक्त कुटुंब पद्धती आजकाल हळू-हळू चाललेली आहे. आता एकत्र कुटुंब पद्धतीपासून विभक्त कुटुंब पद्धती का वाटचाल झाली? कारण परिवारामध्ये एकामेकाचे विचार प्रत्येकाला पटत नाही. कलुषित झालेली आहे आणि ह्या थॉट पोल्युशनमध्ये फॅमिल्या काय झालेल्या हळू विभक्तकडे वळल्या. तर कुठे ना कुठे वीक फॅमिलीज आपल्याला दिसून येते समाजामध्ये. त्याच्यानंतर इमॉरल फॅमिलीज अँड सोसायटी. म्हणजे अनैतिक कुटुंब. अनैतिक कुटुंबाचं मी तुम्हाला सांगितलं, कित्येक मुलं रस्त्यावर जन्माला येतात, त्याला नाही आईचं नाव असते, नाही वडिलांचं नाव असते. मग यांनी समाजात कसं जगायचं? तर या समाज याच्याकडे कसं पाहतो? अनैतिक दृष्टिकोनातून बघतो. तर हे अशा पद्धतीची चुकीची विचारसरणी केल्यामुळे आपला पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आणि मग त्याच्यामधून काय होते, असे अनैतिक कुटुंब आणि समाजाची निर्मिती होताना दिसते. तिथूनच माणसाच्या मनात अस्वस्थता निर्माण होते आणि या अस्वस्थता निर्माण झाली तर तिथून थॉट पोल्युशनची सुरुवात होते. नेक्स्ट. आता हे सर्व थॉट पोल्युशनमुळे जे समाजामध्ये एवढे प्रॉब्लेम झाले, समाजामध्ये, देशामध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये, व्यक्तीच्या मनामध्ये, त्याला जर आपल्याला प्रतिबंध घालायचा असेल, तर आपल्याला काय प्रिव्हेन्शन घ्यायला पाहिजे? तर सर्वात अगोदर प्रत्येकाने आपलं आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे, आत्मसाक्षात्कार व्हायला पाहिजे. स्वतः आपण आपल्या मनाला विचारलं पाहिजे, की मी करेक्ट आहे का? माझ्या विचारामुळे जर कुणाला इजा तर होत नाही आहे, कुणाचं मन तर दुखत नाही आहे किंवा माझ्या विचारामुळे कुणाचं घर तर तुटत नाही, कुणाचे परिवार तर तुटत नाही, एखाद्या देशाची अखंडता किंवा एकता तर नष्ट होत नाही आहे. तर ह्या सर्व गोष्टीचा आत्मसाक्षात्कार होणं सर्वात अगोदर गरज आहे. नंतर म्हटलं आहे बाय अंडरस्टँडिंग द लाईफ इव्हेंट्स ऑर हॅपनिंग, म्हणजे जीवनातील घटना आणि घडामोडी समजून घेऊन जीवनाच्या नियमाचं पालन करणे. म्हणजे ज्या घडामोडी घडतात, इतिहासामध्ये घडामोडी घडल्यानंतर आपण त्याच्यापासून बोध घेतला पाहिजे.
जसं पहिलं महायुद्ध झालं, दुसरं महायुद्ध झालं. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये हिरोशिमा आणि नागासाकी 2 हे अमेरिकेनं अणुबॉम्ब टाकून नष्ट करून टाकली होती. तीच पुरं युक्रेनची कंडिशन आली. मग इतिहासापासून आपण काय बोध घेतला? काहीच घेतला नाही. तर अशा ज्या इतिहासामध्ये घटना घडतात, त्या घटनांपासून बोध घेऊन आपण आपले विचार दुरुस्त करण्याचा जर प्रयत्न केला, तर ह्या थॉट पोल्युशनला आपण थांबवू शकतो. नेक्स्ट. आता हे जीवनाचे काही नियम आहेत. या नियमाचं आपल्याला पालन करणं गरजेचं. जसं आपल्याला थॉट पोल्युशन थांबवायचं असेल तर. म्हटलं जाते, की ज्या विचारामध्ये उपयोगिता आहे, ज्या उपयोगामध्ये युटिलिटी आहे, त्याचा आपण काय केला पाहिजे? ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे, त्याचा विचार केला पाहिजे. आपलं कम्युनिकेशन असेल, ते चांगलं असलं पाहिजे. एखाद्यासोबत बोलतो आपण, तर बोलताना आपल्या याच्यामध्ये मधुरता असायला पाहिजे. त्याच्यातून दुसऱ्याचे मन दुखावला कामा नये. तर अशा पद्धतीचे योग्य कम्युनिकेशन असायला पाहिजे. आपल्या फीलिंग्स जे आहे, आपल्या फीलिंग्स ज्या डिझायर आहेत, त्या सुद्धा योग्य असायला पाहिजे. चुकीच्या फीलिंग्स आपण व्यक्त करू नये. तर कोणत्या फीलिंग्स आपल्याला चांगल्या आहे, कोणत्या वाईट आहे, कोणत्या थांबवायला पाहिजे, कोणत्या पूर्ण करायला पाहिजे, याचं सुद्धा आपल्याला परीक्षण करणं गरजेचं आहे. आणि या सर्वामध्ये कसं पॉझिटिव्ह थिंकिंग, आपल्या मनामध्ये निगेटिव्ह थिंकिंगला कुठेही स्थान मिळणार नाही. पॉझिटिव्ह थिंकिंग राहतील, अशा पद्धतीची विचारसरणी बनवणं आपल्याला आवश्यक आहे. नेक्स्ट. मेंड द माइंड म्हणजे आता इथे आलं सर्व आपलं योगाचं जे 14 दिवसाचं 12 दिवसाचं रिफ्रेशर झालं. तर शरीराला स्वच्छ ठेवण्यापेक्षाही मनाला स्वच्छ ठेवणं सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. तर याचे काही पॉइंट दिले आहे, की आपलं मन निरोगी राहील याच्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे. कलेक्टिव्ह हेल्दी थिंकिंग म्हणजे मन आपलं कसं स्वच्छ असायला पाहिजे, साफ असायला पाहिजे, निरोगी असायला पाहिजे. हे जर आपलं मन स्वच्छ, साफ आणि निरोगी असेल, तर आपण दुसऱ्याच्याही मनाला स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करू. नंतर म्हटलं आहे निरोगी विचारसरणी जर झाली, तर ऑटोमॅटिकली आपलं मन जे आहे ते स्ट्रॉंग होतं, दोषविरहित होतं आणि निरोगी राहतं. तर मनाला स्ट्रॉंग करायचं आहे, तर तुम्हाला निगेटिव्ह थिंकिंगला कुठेतरी काढावं लागेल. थॉट पोल्युशनला आपल्याला कुठेही जागा देता येणार नाही. अशा पद्धतीचं वर्तन आपलं असायला पाहिजे. साउंड माइंड इन साउंड बॉडी प्रमोट्स हेल्थली म्हणजे याचा अर्थ निरोगी विचार, ठीक आहे. निरोगी विचारामुळे मन सुदृढ आणि निरोगी बनते म्हटलं आहे. तर मनाची सुदृढता जर वाढवायची असेल, त्याची प्रगल्भता वाढवायची असेल, तर कुठेतरी आपल्याला थॉट पोल्युशनला बाहेर काढावं लागेल. नंतर म्हटलं मेंड युअर वे ऑफ थिंकिंग इन अ राईट डायरेक्शन म्हणजे याचा अर्थ विचार करण्याची जी दिशा आहे, ती योग्य असायला पाहिजे. कारण का इथं तुम्हाला परत एक सांगतो, की जे रशिया-युक्रेनच्या युद्धात अमेरिकेनं भारताला प्रपोजल दिलं होतं, की त्यांनी त्याच्या विरोधात वोटिंग करावं. भारताने न्यूट्रलची भूमिका घेतली. तर आपलं डिसिजन मेकिंग ही परफेक्ट असायला पाहिजे, की जेणेकरून आपल्या लोकांचं नुकसान होणार नाही, आपल्या कुटुंबाचं नुकसान होणार नाही, आपल्या समाजाचं नुकसान होणार नाही, आपल्या देशाची अखंडताला कुठेही नुकसान होणार नाही. तर अशा पद्धतीची थॉटमध्ये आपण न्यूट्रल भूमिका घेतली, तर अशीच भूमिका आपल्या परिवारामध्ये, आपल्या समाजामध्ये, आपल्या शहरामध्ये आपली सुद्धा असायला पाहिजे. तर अशा पद्धतीचे जेव्हा विचार बनतील, तेव्हाच थॉट पोल्युशन आपल्याला थांबवता येईल. नेक्स्ट. हे वर आलेलंच आहे ऑलरेडी, हे रिपीट मुद्दे झालेले आहे. तर एकंदरीत माझा या टॉपिकचा अर्थ हाच होता, की सर्वांनी प्रत्येकाने इंडिव्हिज्युअलरित्या आपल्या लेव्हलवर हा विचार केला पाहिजे, की मी माझं मन आणि माझे थॉट जर मी पॉझिटिव्ह ठेवले, तर या पॉझिटिव्ह थॉटच्या भरोश्यावरच जे आदरणीय प्रधानमंत्री जे काही आपला जगात महासत्ता म्हणून बघितलं जातं, पैशानं महासत्ता बनणार नाही. जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती आपले थॉट बरोबर ठेवेल, पॉझिटिव्ह थॉट ठेवतील, तेव्हाच भारत हा महासत्ता बनेल. तर हे प्रत्येकाची आपली जबाबदारी आहे, की आपल्याला थॉट पोल्युशन कमी करायचं असेल, तर आपल्यामध्ये पॉझिटिव्ह थिंकिंग क्रिएट करावी. धन्यवाद धार्मिक मॅडम. मला प्रेझेंटेशन करायची संधी मिळाली त्यामुळे. थँक यू. थँक्यू सो मच. वाघ सर, खूप छान प्रेझेंटेशन होतं आणि खूप छान समजावून पण सांगितलं तुम्ही. हाँ, थैंक व्हेरी यू गुड. मैडम. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने सारे प्रेजेंटेशंस खत्म होते हैं. आज का आखरी दिन था प्रेझेंटेशन्स का. सभी पार्टिसिपेंट्स ने ओव्हरऑल जितके आपण 22 जण आहोत सगळ्यांनी छान प्रेझेंट केले. फक्त 2 पार्टिसिपेंट्सला मला पीपीटी शेअर करायला सांगायचं आहे, ज्यांनी वर्ड फाईलला पीपीटीमध्ये PDF मध्ये कन्वर्ट केलं होतं. नगराळे सर, मानकर सर,
हा हा मॅडम. पीपीटी अच्छा. बनवून प्लीज पाठवून द्याल, कारण की हो त्याशिवाय येस मॅडम. मार्कशीट बनवायला मला प्रॉब्लेम होईल. तर ओके. थोडं ते Yes. बघा, उद्या संध्याकाळपर्यंत पाठवलं तरी चालेल, किंवा अजून रविवारचा Yes. वेळ घ्या, रविवारपर्यंत पाठवलं तरी चालेल. म्हणजे मंडेपासून तुमचे सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्युशन सुरू होईल. सर्टिफिकेट्स रेडी आहे, फक्त उद्याची एक्झाम झाली की मार्कशीट बनेल आणि मंडेपासनं यू विल गेट द सर्टिफिकेट. अदरवाईज आय विल सेंड द मेसेज इन अवर व्हॉट्सअप ग्रुप, कारण की आजची सुट्टी आली आहे, VC सर अवेलेबल नसतील, तर मी तुम्हाला मेसेज करेल तसा, आणि त्यानंतरच तुम्ही सर्टिफिकेट कलेक्ट करायला याल, जे नागपूरचे पार्टिसिपंट्स असतील. आता मला काही हो. इन्स्ट्रक्शन्स द्यायचे आहे उद्यासाठी. आता वेळ आहे आपल्याकडे अजून 15-20 मिनिटं आहेत आपल्याला. बघा, उद्याचा आपला शेवटचा दिवस आहे. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? हा हो मॅडम. हो मॅडम. ओके, ठीक आहे. लेट मी स्टॉप द रेकॉर्डिंग.